हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज एक नए वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित हूं। एक नया वीडियो जो लेके आया हूं। इस नए वीडियो में मैं आपको पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के संबंध में बने हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आगे जिन क्वेश्चंस के बनने की संभावना है उनको सबको आपको बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपका स्वागत है। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले जो वीडियोस मैंने पढ़ाए उनमें पृथ्वी की उत्पत्ति और भूगर्भिक इतिहास के संबंध में मैं संपूर्ण रूप से आपको पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा चुका हूं। आप उन वीडियोस को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और यूजीसी नेट और अदर जो हमारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, रीचर सबका एक समग्र सिलेबस जो है वो पढ़ाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आइए, स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पृथ्वी की एज को डिसाइड करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहां बात आ रही है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने की। ठीक है, तो आयु निर्धारित करने के लिए इसमें चार ऑप्शन है: कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम लेड डेटिंग और उपयुक्त सभी। तो देखिए, कार्बन डेटिंग मैंने आपको जब पढ़ाया टॉपिक तब बताया था कि कार्बन डेटिंग का उपयोग हम पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि कार्बन डेटिंग जो है, कार्बन जो है उसकी जो हाफ लाइफ है वो हाफ लाइफ कार्बन की कम होती है। कितनी होती है? 5730 वर्ष। अब इसमें हाफ लाइफ मैं आपको बता चुका हूं, तो जो हाफ लाइफ जो होती है वो 5730 वर्ष होती है। इसलिए कार्बन डेटिंग से हम सिर्फ 60,000 वर्ष पुरानी तक की ही चट्टानों और जीवाश्मों की आयु का पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 60,000 वर्ष में किसी भी चट्टान के अंदर हमारा कार्बन पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा या दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन डेटिंग यहां पे कैंसिल हो जाता है। मगर एक ध्यान रखिए, अगर वो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने की जगह चट्टानों और मृदा या ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें कार्बन है, पेड़ पौधे, इनकी आयु निर्धारित करने की बात कर देता है, तो हम जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने की बात कर देता है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डेटिंग टेक्निक का इसमें यूज लिया जाता है। यह भी एक रेडियोमेट्रिक टेक्निक है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक है। जर्मेनियम डेटिंग का भी हम इसमें उपयोग नहीं करते हैं। यूरेनियम लेड डेटिंग इज द राइट आंसर। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए हम यूरेनियम लेड डेटिंग का उपयोग करते हैं। कैसे? यूरेनियम जो है हमारा, उसके दो आइसोटोप यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का यूज करते हैं, और ये जो हैं ये कन्वर्ट होते रहते हैं किसमें? लेड में। और यूरेनियम की लेड में कन्वर्ट होने की जो रेट है वो फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि यूरेनियम 235 की हाफ लाइफ है 70 करोड़ वर्ष पूर्व, 70 करोड़ वर्ष, और यूरेनियम 238 की है 4.47 करोड़। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये 4.47 करोड़ वर्ष में सिर्फ कितना डिके होगा? हाफ। यूरेनियम 238 के टोटल का हाफ जो है वो क्षरण हो जाएगा और उनका लेड में कन्वर्जन हो जाएगा। तो उससे हम उनका अनुपात मालूम करके लेड और यूरेनियम का और पृथ्वी की आयु की उत्पत्ति कर सकते हैं। यानी कि सबसे पुरानी चट्टान जो हमें प्रीकैम्ब्रियन टाइम में जो मिलती है, ठीक है, उस प्रीकैम्ब्रियन टाइम की चट्टान का भी हम इसमें पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर है यूरेनियम लेड डेटिंग। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के कालखंडों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब मैंने बताया उसमें बताया था कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहासों को कैसे डिवाइड करते हैं। अब ऐसे चार ऑप्शन देगा, मैंने यहां दो ही ऑप्शन लिखे हैं जगह को देखते हुए, चार ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए कैसे देगा। सबसे बड़ा जो हमारी यूनिट जो बनती है, सबसे बड़ा जो हमारा सेगमेंट बनता है वो बनता है महाकल्प। महाकल्प को क्या बोलते हैं? इयोन। तो देखिए इसमें महाकल्प, कल्प, शकयुग। तो महाकल्प क्या है? इयोन। इयोन्स को फर्दर डिवाइड किया गया था एरा में, कल्प में। ठीक है, और उनको फर्दर डिवाइड किया गया था किसमें? हमारे पीरियड्स में, युग में। महाकल्प, कल्प, युग, और उसके बाद हमारे आते हैं शक, और शक को डिवाइड की, शक को इंग्लिश में बोलते हैं इपॉच, और इपॉच को आगे डिवाइड किया गया था एज में।
ठीक है, तो अगर ऐसा सीरियल पूछता है तो आपको बताना है महाकल्प, कल्प, युग, शक और एज। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 4 ऑप्शन देगा, इन्हीं को घुमा फिरा के देता रहेगा आगे पीछे, उनमें से हमारा राइट आंसर ये सीक्वेंस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस या किन घटनाओं ने पृथ्वी पर जीवों के विकास को प्रभावित किया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें हमें ये देखना है कि मैंने जो आपको पढ़ाया उसमें कंप्लीट का एक सार है ये क्वेश्चन ही। कैसे? देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन इसने पहला पॉइंट दिया है। जो प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट जो हो रही थी, मैंने आपको बताया, उन प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा था, महाद्वीप पास आ रहे थे और दूर जा रहे थे। जब कोई 2 महाद्वीप एक जगह पास होंगे, ठीक है, तो उन पे जो जीव पाए जाएंगे वो लगभग एक जैसे प्रजाति के मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच एक लैंड कनेक्टिविटी है, स्थल जुड़ा हुआ है, तो वो आ जा सकते हैं, उनमें भ्रमण हो सकता है, तो जो जीवाश्म मिलेंगे वो दोनों पे एक जैसे मिलेंगे। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ने भी जीवों की उत्पत्ति को प्रभावित किया। ठीक है दोस्तों, अगला आता है हिमानी चक्र। हिमानी चक्र कैसे? जब ग्लेशियल स्टेज आएगी, जब हमारे पूरी पृथ्वी पर जब हिम होगा, बर्फ होगी, तो आइस एज में क्या होगा, आइस के कारण पृथ्वी की जलवायु ठंडी है, तो जो हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, जो गर्म खून वाले एनिमल्स हैं, वो समाप्त हो जाएंगे और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आ जाएंगे, जो क्या कर सकते थे, जो इसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकते थे। तो हिमानी चक्र ने भी प्रभावित किया महाद्वीप में। अगला है ज्वालामुखीयता। ज्वालामुखीयता ने कैसे प्रभावित किया? देखो, वॉल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा होगी तो वॉल्केनिक एक्टिविटी के साथ क्या निकलेगा? वॉल्केनिक एक्टिविटी के साथ निकलती है धूल, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, हीट निकलती है। देखिए, ज्यादा ज्वालामुखीयता होगी तो क्या होगा, जीवों का विनाश होगा। क्यों? लावा फैल जाएगा, मैग्मा फैलेगा उससे। और जो ज्वालामुखीयता से क्या होगा, बहुत ज्यादा डस्ट निकलेगी, तो वो हमारे क्या, पूरे आसमान को रोक लेगी, और आसमान पे जब रोक लेगी तो एल्बिडो इफेक्ट होगा, और जो सनलाइट है वो पृथ्वी पर नहीं आ पाएगी। उससे क्या होगा, एक तो ठंड हो सकती है, क्यों? क्योंकि हीट तो आ ही नहीं रही है, तो वो भी हमारे जीवों को प्रभावित करेगी, हमारी जलवायु को प्रभावित करेगी, तो ज्वालामुखीयता भी होगा। चौथा ऑप्शन है जलवायु। तो जलवायु तो देखिए ऑब्वियस बात है, हम आज मानव हो, चाहे और जीव जंतु हो, चाहे पादप हो, सब अपनी जलवायु से प्रभावित हैं। तभी तो आप देखिए विश्वतरीय के क्षेत्र में की जो जलवायु है उसमें अलग तरीके के पादप मिलते हैं, अलग तरीके के जीव जंतु मिलते हैं। और आप टुंड्रा क्षेत्र में जाएंगे, ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो वहां आपको अलग तरीके की वनस्पति मिलेगी। वो क्यों मिलती है? वो इसीलिए मिलती है क्योंकि वहां की जलवायु उनके अनुकूल है। तो ऑप्शन क्या दिया जाता है? सी। ये चारों ने ही हमारे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति को प्रभावित किया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन जो है वो लॉरेंशिया और गोंडवाना जो हमारा है उनके पार्ट्स के बारे में, कि लॉरेंशिया में कौन कौन से पार्ट्स थे दैट टाइम, और गोंडवाना के कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है गोंडवाना, दक्षिण अमेरिका, करेक्ट है, गोंडवाना दक्षिण अमेरिका में था। लॉरेंशिया उत्तरी अमेरिका, ये भी करेक्ट है। गोंडवाना यूरोप एंड गोंडवाना अफ्रीका। देखिए गोंडवाना में क्या क्या पार्ट थे? गोंडवाना के पार्ट थे अफ्रीका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, हमारा इंडिया भी उसी का पार्ट था, ठीक है, दक्षिण अमेरिका भी उसी का पार्ट था। इसके अलावा एशिया के कुछ पार्ट्स जो थे वो भी गोंडवाना के ही पार्ट थे, ठीक है, बट यूरोप जो था हमारा वो लॉरेंशिया का पार्ट था, ठीक है। तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका जो था वो लॉरेंशिया के पार्ट थे। इसके अलावा जो एशिया के जो पार्ट हैं, जो हमारे रूस के पार्ट हैं या चाइना के जो पार्ट हैं, ये कुछ हिस्सा भी जो था वो किसका पार्ट था? लॉरेंशिया का। तो ये ऑप्शन हमारा जो है वो सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गोंडवाना यूरोप गोंडवाना का पार्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में निम्न में से कौन सुपर महाद्वीप नहीं रहा था? ये थोड़ा लाइट आ रही है। देखिए पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में निम्न में से कौन सा सुपर महाद्वीप नहीं था, सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा नहीं था? देखिए मैंने आपको बताया प्रोटेरोजोइक जो हमारा 3rd नंबर का जो इयोन था प्रोटेरोजोइक, उस प्रोटेरोजोइक इयोन में क्या हो रहा था, वो बहुत लंबा टाइम था। इवन वो जो हमारी अर्थ है उसके 44% ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम हिस्ट्री जो रहा था उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। तो
उसमें क्या हो रहा था कि हमारे जो क्रेटॉन और शील्ड जो बनी हुई थी, वो क्रेटॉन और शील्ड जो बनी वो पास आ रही थी और दूर जा रही थी, पास आ रही थी और दूर जा रही थी। इस क्रम में कई बार पृथ्वी के सारे स्थलखंड एक जगह आकर के सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हैं और कई बार उनका विघटन होता है, टूटते हैं वो। तो उसमें सबसे पहला जो हमने कुछ नाम बताए थे उनमें है कोलंबिया। कोलंबिया के बाद लगभग 1.2 करोड़ वर्ष पूर्व बना हमारा रोडिनिया, और रोडिनिया में विखंडन हुआ हमारा 70 करोड़ वर्ष के आसपास, और फिर उसके विघटन के बाद पेनोशिया बना, और पेनोशिया में फिर विघटन होने के बाद बना हमारा पेंजिया। तो 4 ही सुपर कंटिनेंट के नाम ज्यादातर याद रखे जा सकते हैं, वो है कोलंबिया, कोलंबिया के बाद रोडिनिया, फिर पेनोशिया और पेंजिया। पेंजिया सबसे लेटेस्ट सुपर कॉन्टिनेंट था जिसके विखंडन से आज की जो हमारे महाद्वीप दिखाई देते हैं वो है। तो कोलंबिया भी हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था, रोडिनिया भी था, पेंजिया था, मगर पेंथालासा जो था वो हमारा एक महासागर था जिसने स्थलीय क्षेत्र पेंजिया को चारों ओर से कवर कर रखा था। ठीक है, तो पेंथालासा एक सुपर कॉन्टिनेंट ना होकर एक सुपर ओशियन कहा जा सकता है, जो हमारे प्रशांत महासागर जो है उससे भी कई गुना बड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो पेंथालासा, साथ में एक और बता देता हूं, रोडिनिया जब था तब जो महासागर था उसका नाम था मैरोविया। अगर पेंथालासा ना देके मैरोविया दे देता है तो ये मैरोविया भी दोस्तों एक महासागर था। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्न को सुमेलित कीजिए। ऐसे सुमेलित करेगा और नीचे देगा आपको कि निम्न में से कौन सा कूट सही है। तो इनको आपको मैच करके और राइट जो कोड है वो कोड को ए बी सी में से आंसर डी में से आंसर देना है। मैंने कोड नहीं लिखा है बट मैं आपको मैच करा देता हूं कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इनमें से सबको सुमेलित कर रहा है। ठीक है, अब प्रथम पक्षी, पृथ्वी पर प्रथम पक्षी, देखिए पृथ्वी पर जो प्रथम पक्षी आता है वो हमारा आता है किसमें? जुरासिक काल में। ठीक है, जुरासिक काल में आता है, और जुरासिक काल में जो हमारा प्रथम पक्षी जो आया वो क्या था दोस्तों? आर्कियोप्टेरिक्स, जो 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। दैट वाज ए फीदर्ड डायनासोर। ठीक है, पहली बार वो उड़ने वाला डायनासोर आया और उसी से को हम प्रथम पक्षी माना जाता है। ठीक है, हालांकि उससे पहले हमारे जो है उड़ने वाले रेप्टाइल भी थे बट वो ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं उड़ पाते थे, इसलिए उनको हम प्रथम पक्षी नहीं कह सकते, बट फर्स्ट एवियलेंस बोल सकते हैं। पहले उड़ने वाली चीजें जो थी वो हमारे प्रथम रेप्टाइल थे, वो भी जुरासिक में ही आए थे। और प्रथम जो हमारा आया आर्कियोप्टेरिक्स, जो प्रथम पक्षी जिसे वास्तविक पक्षी माना जाता है वो आता है हमारा जुरासिक में। तो सेकंड मैच करता है ए से। ठीक है, पृथ्वी पर प्रथम कशेरु की, पृथ्वी पर जो प्रथम कशेरु की हम मानते हैं वो क्या थी? हमारी पहली बार जॉलेस फिश थी, जॉलेस फिश जिनके जबड़ा नहीं था, बट वो प्रथम कशेरु की थी। ठीक है, उनके प्रथम ऐसी कशेरु की थी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी थी। ठीक है, वो हमारी आती है ऑर्डोवीशियन युग के अंदर। ठीक है, हम जो फेनोरोजोइक जो हम इयन है, उस फेनोरोजोइक इयन में हम जो पैलियोजोइक जो हमारा एरा है, उस पैलियोजोइक एरा को जो डिवाइड करते हैं कैम्ब्रियन, ऑर्डोवीशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, 6 में डिवाइड करते हैं। तो उसमें हमारा जो सेकंड नंबर का जो आता है ऑर्डोवीशियन युग, इसमें आता है हमारा प्रथम कशेरु की। ठीक है, फिर आता है तीसरा पूछा है प्रथम बीज युक्त पादप। देखिए बीज जो पादपों का विकास क्रम है वो किस प्रकार से हुआ? पहले एक कोशिकीय आए, फिर एक कोशिकीय के बाद क्या आए? एक कोशिकीय प्रोकैरियोट आए, फिर एक कोशिकीय के बाद क्या है? बहुकोशिकीय आए, फिर बहुकोशिकीय यूकैरियोट आए, और बहुकोशिकीय यूकैरियोट के बाद क्या है? ब्रायोफाइट्स आए। ब्रायोफाइट्स में बीज नहीं होते थे, सिर्फ तना होता था, जड़ होती थी, पत्ती भी नहीं होते थे। ठीक है, तीसरा क्या है? ब्रायोफाइट्स के बाद क्या है? टेरिडोफाइट्स आए, वो आए, जड़ तना पत्ती सब थी और उनमें बीजाणु भी थे और उनकी आकार भी बड़ा था। ठीक है, लगभग 30 फीट तक भी पहुंच गए थे टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स के बाद क्या है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीड, बट उनके अंदर सीड था। टेरिडोफाइट्स में था बीजाणु, सीड लाइक बट नॉट सीड। ट्रू सीड जो आया था वो टेरिडोफाइट्स में आया था, और वो टेरिडोफाइट्स जो थे उनका जो जिम्नोस्पर्म में आया था, और जिम्नोस्पर्म जो थे उनमें नेक्ड सीड था, उनके बीज के ऊपर आवरण नहीं था। तो प्रथम जो बीज युक्त पादप जो हमें दिखाई देता है वो हमें दिखाई देता है कार्बोनिफेरस युग में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड। प्रथम बंदर,
ठीक है। प्रथम बंदर जो था हमें ओल्ड वर्ल्ड मंकी कहते हैं, जो पूंछधारी बंदर भी थे और फिर उनसे पूंछ विहीन जो बंदर बने जिसे न्यू वर्ल्ड मंकी कहा गया था, वो दोनों की ही उत्पत्ति जो है वो कब हुई थी? अधिनूतन शक में। और अधिनूतन शक को बोला जाता है ओलिगोशीन, इंग्लिश में बोलते हैं ओलिगोशीन। तो प्रथम बंदर निकल के आता है हमारा अधिनूतन में। प्रथम मानव जो था हमारा, जो हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस जिसे कहते हैं, वो हमारा वास्तविक मानव, वास्तविक बाइपेडल भी था और वास्तविक मानव भी था। वो हमारा लगभग 42,000 वर्ष पूर्व, 42 लाख वर्ष पूर्व आता है। ठीक है दोस्तों, और वो आता है हमारा अतिनूतन शक में, जिसको बोलते हैं प्लायोसीन, PLIOCE यानी प्लायोसीन में। तो यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाता है? 6, 4। ठीक है, प्रथम मानव। अब अगला आता है हमारा प्रथम कंकाल युक्त जीव। देखिए, जो प्रोटरोजोइक जो हमने पढ़ा, प्रोटरोजोइक जो हमारा इयोन जो था, उसमें लगभग जो प्रोटरोजोइक हमारा जो एंड होता है, उस एंड होते होते क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट जो स्किन है, मृदु त्वचा वाले जीव जो थे वो हमारे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट बाद जो हमारा कैम्ब्रियन आता है, और कैम्ब्रियन जो आता है हमारा, उस युग में पहली बार कंकाल युक्त जीव आते हैं। ठीक है, और इन कंकाल युक्त जीवों में क्या होता है? ये होते हैं किस वर्ग के होते हैं? ये होते हैं मोलस्क होते हैं, ऑर्थोपोड होते हैं। ठीक है, जिनमें आपको मैंने बताया था ट्रिलोबाइट्स जो थी वो सबसे ज्यादा थी। तो ऑर्थोपोड और मोलस्क आते हैं, वो कैम्ब्रियन युग के अंदर आते हैं, वही प्रथम कंकाल युक्त जीव होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम शामिल करेंगे 6 को। तो अब कोड जो आपको कोड देगा उसमें कौन सा कोड करेक्ट होगा? A सेकेंड, B फर्स्ट, C थर्ड, D 5, E 4 और F 6। ये हमारा कोड इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से 4 कोड देगा, उन 4 कोड में से ये कोड का सीरियल ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्वत निर्माण का सही कालानुक्रम कौन सा है? जो माउंटेन जो बिल्डिंग इवेंट है जिसे ओरोजनी बोलते हैं, उन ओरोजनी का सीक्वेंस पूछ लिया है आपसे। अब देखिए, मैंने जो पेलियो ज्योग्राफी आपको पढ़ाई है वीडियो में, जो लेक्चर मैंने पेलियो ज्योग्राफी दिया है, वो अब आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ओरोजनी हो रही है उसके पीछे रीजन क्या रहता है। ओरोजनी कैसी होगी? जब 2 कॉन्टिनेंट एक दूसरे से टकराएंगे तब हमारे फोल्डेड माउंटेन्स बनेंगे। अब पृथ्वी के जो पूरा भूगर्भिक इतिहास रहा है उसमें अलग अलग टाइम में दोस्तों क्या हो रहा है, अलग अलग टाइम में कॉन्टिनेंट जो है वो पास आए हैं और दूर गए हैं। यानी अलग अलग जो हमारे इयॉन्स पीरियड इपोच हैं उसमें पृथ्वी, जैसे मैंने यहां बताया था, कई बार बने हैं, टूटे हैं। तो इनकी वजह से अलग अलग टाइम में अलग अलग हमारी पर्वत निर्माणकारी गतिविधियां हुई हैं। अब इनमें हम सबसे पहले देखते हैं, ऐसे 4 ऑप्शन देगा, एल्पाइन, कैलेडोनियन, हर्शियन, प्री कैम्ब्रियन। फिर इसका सीक्वेंस चेंज कर देगा, फिर इसका सीक्वेंस चेंज कर देगा। अब हम सबसे पहले लेते हैं कैसे बना। देखिए, सबसे पहले हम टाइम आता है हमारा प्री कैम्ब्रियन टाइम। तो प्री कैम्ब्रियन टाइम में देखें तो सबसे ज्यादा जो माउंटेन बिल्डिंग प्री कैम्ब्रियन टाइम में, प्री कैम्ब्रियन क्या था? प्री कैम्ब्रियन टाइम था हमारा हीडियन, आर्कियन और प्रोटरोजोइक, तीनों इयोन को कंप्लीट रूप से हम क्या बोलते थे? एक सुपर इयोन बोलते थे, जो प्री कैम्ब्रियन था। इसमें जो हमारा प्रोटरोजोइक जो इयोन था उसमें दोस्तों क्या था, जो हमारे क्रेटोन थे, जो क्रेटोन और शील्ड जो होते हैं, जो हमारे ठोस लैंडमास थे, जो सबसे ज्यादा स्टेबल थे, वो पास आते हैं और उन क्रेटोन और शील्ड के पास आने से ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं, पुराने वलित पर्वतों का निर्माण होता है। और ये कहाँ बनते हैं? ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूरोप के जो पुराने वलित पर्वत जो आज अवशिष्ट हो चुके हैं वो यहाँ मिलते हैं। और उनमें से एक अवशिष्ट पर्वत हमारे भारत में है, वो है अरावली। तो अरावली पर्वत श्रृंखला हमारी जो बनी है वो इनसे ही बनी है, प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी का ही एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमारा आया प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन के बाद क्या आता है हमारा? कैलेडोनियन। कैलेडोनियन कब बना? कैलेडोनियन तब बना हमारा जब
जो एवालोनिया और बाल्टिका और लॉरेंशिया जो था वो तीनों मिलकर के और क्या बना रहे थे, लॉरूशिया एक सुपर कॉन्टिनेंट बना रहे थे। तब उस क्रम में हमारा क्या बनता है, कैलेडोनिया बनता है। ठीक है, और कैलेडोनियन जो हमारा है उसके कैलेडोनियन का जो निर्माण होता है हमारे का, उससे कैलेडोनियन माउंटेन्स बनते हैं। और वो कैलेडोनियन माउंटेन्स कहाँ बनते हैं, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग से लेके नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तक आज भी यूरोप के उत्तरी भाग में लेते हुए आज भी कैलेडोनियन माउंटेन्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये कैलेडोनियन ओरोजनी हुई। हालांकि इन दोनों के बीच में एक ओरोजनी और आती है जिसे टेकोनिक ओरोजनी बोलते हैं, और वो आती है हमारी अपलेशियन पर्वतों के निर्माण की। जब एवालोनिया बाल्टिका से टकरा रहा था, ठीक है, तब एवालोनिया और लॉरेंशिया से टकरा रहा था, तब वो हमारी क्या बनती है, टेकोनिक ओरोजनी। फिर कैलेडोनियन ओरोजनी आ जाती है। ठीक है, कैलेडोनियन जो ओरोजनी है हमारी, उसके बाद आती है हर्षिनियन ओरोजनी। कैलेडोनियन ओरोजनी हमारी लास्ट थी जब गोंडवाना बाल्टिका पास आता है, लॉरूशिया और गोंडवाना पास आता है, उसके बाद हर्षिनियन ओरोजनी आती है। हर्षिनियन ओरोजनी हमारे यूराल जो पर्वत बने हैं वो हर्षिनियन ओरोजनी का ही एग्जाम्पल है। और ये हर्षिनियन ओरोजनी जो हमारे हैं वो यूराल माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। यूराल, पामीर और जो ये रेंज बनी है इनका है। और ये हर्षिनियन ओरोजनी हमारी कब आती है, हर्षिनियन ओरोजनी हमारी आती है जब हमारे जो गोंडवाना है वो किसके पास आता है, लॉरेंशिया के पास आता है। गोंडवाना और लॉरेंशिया पास आते हैं, पैंजिया का निर्माण करते हैं तब, यानी कि कहें तो हमारा जो परमियन जो पीरियड जो है उसके एंड में जाकर के हर्षिनियन ओरोजन के बाद जो हर्षिनियन ओरोजन स्टार्ट होती है, जो हम बोल सकते हैं कि जुरासिक और जो हमारा क्रिटेशियस पीरियड है उस टाइम की है। इसके बाद आती है अल्पाइन ओरोजनी, जो हमारे एल्प्स माउंटेन जो बने हैं यूरोप के, वो अल्पाइन ओरोजनी है। तो अल्पाइन ओरोजनी जो है वो हमारे क्या नियोजोइक जो हमारा एरा है उसमें बनती है अल्पाइन ओरोजनी। ठीक है, सिनोजोइक जो है हमारा नया जो है बिल्कुल नूतन, सेनोजोइक बोलेंगे इसको, सिनोजोइक एरा के अंदर बनती है अल्पाइन ओरोजनी। ठीक है, तो इसमें एल्प्स पर्वतों का निर्माण होता है और ये होता है मोस्टली ओलिगोसीन में। ओलिगोसीन जो हमारा अधिनूतन है उसके अंदर, और ये ओलिगोसीन में जो हमारी अल्पाइन ओरोजनी हो रही है इससे एल्प्स माउंटेन बनते हैं, साथ ही इसी टाइम एटलस माउंटेन स्टार्ट हो जाता है। और ये क्यों होता है, जब पेंजिया जो है उसका निर्माण हो रहा होता है, तो पेंजिया का जब विघटन हो रहा होता है उसके बाद में जब अफ्रीका जो हमारा जो गोंडवाना से टूट करके और यूरोप के पास आने लगता है, तब यूरोपियन एल्प्स पर्वतों का निर्माण होता है। तो सबसे लेटेस्ट अल्पाइन ओरोजनी होती है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पर्वत निर्माण का सही क्रम। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शकीय युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी। ठीक है, किस युग में पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, तो देखिए क्रिटेशियस, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन और तृतीयक युग। ठीक है, तो टर्शियरी युग जो है उसमें पृथ्वी पूरी तरह से नहीं ढकी हुई थी। मैंने आपको आइस एज बताया था, वो है हमारा प्लीस्टोसीन, जिसे अत्यंत नूतन काल बोला जाता है। इसमें पृथ्वी जो है वो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी। तो हमारा राइट एग्जाम्पल होगा प्लीस्टोसीन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट पे हमें विचार करना है और उनमें से कौन कौन से सही है वो नीचे कोड दिया जाएगा, उनमें हमको बताना है। ठीक है, तो प्रथम स्टेटमेंट है, पृथ्वी पर जीवन के प्रथम साक्ष्य आर्कियन महाकल्प से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और आर्कियन महाकल्प कौन सा था हमारा, नंबर 2, हेडियन के बाद आर्कियन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैसे सही है, देखिए पृथ्वी पर प्रथम जीवन के साक्ष्य, लाइफ, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ, वो कब मिलती है हमें, आर्कियन में। आर्कियन कब था हमारा, 4 अरब वर्ष पूर्व से 2.5 यानी 2.5 अरब वर्ष पूर्व तक। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे प्रथम जो है कौन से जीव आते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट जीव आते हैं। यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोट, ये जीव आते हैं हमारे इसमें।
फिर इसमें हमें प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव भी मिलते हैं, ये तो लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व मिलते हैं। और 3 अरब वर्ष पूर्व हमारे साइनोबैक्टीरिया जो हमारे प्रथम प्रकाश संश्लेषी पादप थे वो मिलते हैं 3 अरब वर्ष पूर्व लगभग आर्कियन महाकल्प में ही, आर्कियन महाकल्प में ही मिलते हैं। और ये सब कहां थे? ये समुद्र में थे, नॉट ऑन लैंड। ठीक है, तो ये पहला सही है। दूसरा, स्थल पर प्रथम जीवन के साक्ष्य ऑर्डोविशियन युग के प्राप्त होते हैं। ठीक है, स्थल पर प्रथम जीवन के साक्ष्य जो है वो हमारे ऑर्डोविशियन पीरियड के मिलते हैं। ये क्या थे? प्रथम जो ऑर्डोविशियन जो मिले हैं युग में मिलते हैं वो मिलते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स पादप मिलते हैं। प्रथम जीवन, नॉट जीव, प्रथम जीवन, लाइफ ब्रायोफाइट्स में भी लाइव एनिमल्स हैं, वो भी एक मतलब लाइव ऑर्गेनिजम्स हैं, ये पादप भी हमारे, तो ब्रायोफाइट पादप मिलते हैं। और जो ब्रायोफाइट पादप हैं ये कैसे रहते हैं? इसमें ये रहते हैं असंवहनीय पादप। ठीक है, नॉन वैस्कुलर, असंवहनीय पादप होते हैं। ठीक है, कौन से? ब्रायोफाइट्स। तो प्रथम जीवन अगर स्थल पर प्रथम जीवन, ऑन लैंड, फर्स्ट लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, नॉट इन ओशन, स्थल पर प्रथम जीवन के साक्ष्य देखें तो ब्रायोफाइट्स मिलते हैं। और अगर ये पूछता है कि स्थल पर प्रथम जीव कौन सा मिलता है, एनिमल कौन सा मिलता है, कब मिलता है, तो वो हमें देखना होगा कि प्रथम जो हमारा जो जीव निकल के आता है स्थल पर वो होते हैं हमारे उभयचर। क्या होते हैं? उभयचर। ठीक है, और वो कब निकल के आते हैं? हमारे प्रथम जो हमारे उभयचर निकल के आते हैं वो आते हैं डिवोनियन पीरियड में। ठीक है दोस्तों, कब निकल के आते हैं? डिवोनियन पीरियड में। तो उभयचर जो हमारा आता है जो वो आता है हमारा डिवोनियन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी पर स्तनधारियों की उत्पत्ति। त्रियासिक युग की घटना है, बिल्कुल सही बात है। जब हमारे पेंजिया जो है उसका लगभग निर्माण पूर्ण हो चुका होता है 25 करोड़ वर्ष के आसपास। ठीक है, उसके बाद जो पर्मियन पीरियड के बाद जो हमारा मेसोजोइक में जो मेसोजोइक एरा में जो हमारा मध्य आएगा फर्स्ट पीरियड वो आएगा ट्रियासिक। और इस ट्रियासिक में जब डायनासोर्स की उत्पत्ति हो रही होती है, थेरापॉड्स उत्पत्ति हो रही होती है, तभी हमारे इसमें मैमल्स स्तनधारियों की उत्पत्ति होती है जो रात्रिचर होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मैमल्स। अगला है डायनासोर, रेप्टाइल या सरीसृप थे जो मेसोजोइक कल्प में मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा मध्ययुग जो था हमारा, उसमें क्या होता है? मेसोजोइक एरा के अंदर हमारे के अंदर मेसोजोइक कल्प में हमारे में पूरे में ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस तीनों में डायनासोर या सरीसृप का राज रहता है। तो तीनों में मिलते हैं, तो ऑप्शन 4 भी है। तो अब नीचे जो कोड देगा उसमें आएगा उपर्युक्त सभी, यानी चारों ही सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्वत पुराना वलित पर्वत नहीं है? ये देखिएगा, नहीं है यानी नया पर्वत कौन सा है? पुराना वलित पर्वत, अपलेशियन, अरावली, यूराल, रॉकीज। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? रॉकीज। रॉकीज जो है हमारा नया वलित पर्वत है। अब आप इसमें समझिए पुराना वलित पर्वत और नए वलित पर्वत का मतलब क्या है। आपने बहुत पढ़ा होगा। देखिए, पुराना वलित पर्वत वो जो पेंजिया हमारा 25 करोड़ वर्ष के आसपास जो बनता है, उससे पहले जो भी हमारे सुपर कॉन्टिनेंट बने और टूटे, उस प्रक्रिया के दौरान जितने भी हमारे पर्वत बने वो सब पुराने वलित पर्वत थे। यानी हम माने कि मेसोजोइक की स्टार्टिंग से पहले ही लगभग जो ओरोजनी हुई थी, पर्वत निर्माणकारी गतिविधियां हुई थी, उनमें सब में पुराने वलित पर्वत बने। कौन कौन से थे? लाइक देखिए, अरावली हमारा पुराना वलित पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोले तो वो पुराना वलित पर्वत है। अपलेशियन बोले तो वो पुराना वलित पर्वत है। कैलेडोनियन ओरोजनी से कैलेडोनियन बने, वो भी पुराना है। एलिगेनियन ओरोजनी हुई, यूराल पर्वत बने। हर्शिनियन ओरोजनी हुई, यूराल पर्वत बने। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं अपलेशियन है, अरावली है, यूराल है, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, कैलेडोनियन है, ठीक है, ये सब हमारे पुराने वलित पर्वत हैं। और नए वलित पर्वत वो हैं जो पेंजिया का विखंडन होने के बाद उसके जो कॉन्टिनेंट्स जो थे, अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स आज के बने हैं, उनकी जब गति हुई तो उनकी गति के दौरान
जो वलित पर्वत बने वो बने आज के वलित पर्वत। उनमें कौन कौन से आते हैं? रॉकीज है, एंडीज है, एटलस है, एल्प्स है, हमारे अरावली हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आंसर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? रॉकीज पर्वत हमारा नया वलित पर्वत है, नॉट पुराना। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम लेते हैं क्वेश्चन की सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, अब इसमें पहला दिया है मछलियों का काल, एज ऑफ फिश। क्या है? एज ऑफ फिश। मछलियों का काल कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, एज ऑफ फिश क्या है? एज ऑफ फिश हमारा जो है वो है डिवोनियन युग, और डिवोनियन जो है हमारा वो किसका पार्ट है? पैलियोजोइक एरा का। तो डिवोनियन जो है वो एज ऑफ फिश के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मछलियाँ थी पूरे समुद्र में, चाहे समुद्र में ले चाहे फ्रेश वाटर में ले, हर जगह मछलियों का राज था। फिश बहुत ज़्यादा थी, चाहे वो फ्रेश वाटर में हो चाहे वो सलाइन वाटर में हो। इसलिए डिवोनियन जो युग है हमारा, डिवोनियन जो हमारा पीरियड है, उसको हम मछलियों का काल कहते हैं। हालांकि मछली हमारी प्रथम खसेरु की थी और वो कब? हमारी ऑर्डोविशियन काल में ही उत्पन्न हो चुकी होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डायनासोर का काल। तो डायनासोर का काल कौन सा है? जुरासिक पीरियड को हम डायनासोर का काल बोलते हैं। जुरासिक पीरियड में सबसे ज्यादा डायनासोर थे। तीसरा है उभयचरों का काल। तो जो हमारे उभयचर थे वो हमारे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड थे, और ये उत्पन्न किससे हुए थे? जो हमारी मछलियां थी उन्हीं से उभयचर बने थे, और ये पहले जीव थे जो स्थल पे आने लगे थे। ठीक है, ये हमारे उभयचर थे, और उभयचरों के को ही स्थल पर प्रथम जीव माना जाता है, और ये सबसे ज्यादा थे हमारे कार्बोनिफेरस युग में। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस युग में हमारे उभयचरों का राज था। इसके बाद आता है अकशेरुकी, इनवर्टिब्रेट्स, जिनके कशेरुकाएं नहीं थी। अकशेरुका तो कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन। हालांकि ऑर्डोविशियन के एंड में हमारे पास मछली की उत्पत्ति हो जाती है, बट अकशेरुकियों का राज जो था, जो इन्वर्टिब्रेट्स थे, वो कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन पीरियड में सबसे ज्यादा मिलते हैं। पैलियोजोइक एरा के फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पीरियड है वो कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन, उसमें मिलते हैं इन्वर्टिब्रेट। उभयचरों का जो हम काल लेके चलते हैं, जो वो हमारा लेके चलते हैं कार्बोनिफेरस को। ठीक है, हालांकि जो हमारे उभयचर थे वो मछलियों से निकले थे। ठीक है, डिवोनियन पीरियड में किसमें निकले थे? डिवोनियन में। और कार्बोनिफेरस में इनकी मात्रा बढ़ गई थी। और डायनासोर का काल हम जुरासिक को मानते हैं। एग्जैक्ट माने तो अगर एरा में पूछे तो पूरा मेसोजोइक ही जुरासिक जो था, और अगर पीरियड में पूछे तो जुरासिक पीरियड हमारा डायनासोर का काल था, और मछलियों का काल क्या था? हमारा डिवोनियन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे टॉपिक पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसके कुछ इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस को आपको लिया। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन जो है वो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है और कैसे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे आप इतना ध्यान रखें कि जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें, मैं जब टॉपिक बता रहा हूं तो आप साथ के साथ अगर चाहें तो सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं चीज़ों को बार बार जो है वो आपको दोहराता रहता हूं, रिमाइंड करता रहता हूं। तो आप बार बार जब मैं बोलता हूं तो उस दौरान आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो नया टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो हमारा पृथ्वी की जो हमारा भू आकृति विज्ञान है, जो जियोमॉर्फोलॉजी है, उसका टॉपिक और बड़ा टॉपिक होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि मैं आगे जो वीडियोस लाऊंगा वो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
कोई भी आपका कमेंट है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।